इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। पीपल्स पार्टी ने बेनजीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी के मौके पर अपने 10 निकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया है। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में इस बार बहुत कुछ नया होगा। कई बड़े नाम नजर नहीं आएंगे और जो नजर आएंगे वो अभी तक बज़ाहिर कोई बेहतर लाहे अमल देने में नाकाम है। सियासी जमातों में कई मामलात को लेकर फूट पड़ चुकी है। कहीं विफाक और सूबों में हिस्सेदारी के मसाइल हैं तो कहीं इंतखाबी हलकों में टिकट के मामलात। गुमगू की कैफियत बराह रास्त वोटर को गैर यकीनी में मुब्तला कर रही है। मरियम नवाज, इमरान खान और बिलावल भुट्टो समेत कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर एतराजात आना भी शुरू हो चुके हैं। उधर शहबाज शरीफ कहते हैं कि पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन में उतर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी बज़ाहिर नजर नहीं आ रही और माजी की जिन कामयाबियों के जिक्र बार बार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ करते हैं, क्या वो आज के हालात के साथ कंपैटिबल हैं? 2024 का पाकिस्तान पुरानी हुकूमतों के फॉर्मूले पर चलाया जा सकता है? दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे कि कराची की सफाई पर 24 अरब खर्च होते हैं, मगर कचरे के ढेर जूं के तू है। ये 24 अरब रुपए जाते कहाँ हैं और क्या खर्च करने वालों ने कभी ये भी देखा कि रकम के बदले काम होता भी है या नहीं? टूटी फूटी सड़कें, पानी की शदीद किल्लत और पीने के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल, गंदगी और मच्छरों की बहुतात, ये सब कब से है और आखिर कब तक रहेगा? और आखिर में बात होगी गजा की। इजरायली फौजियों के ट्रक से 80 फलस्तीनियों की लाशें मिली हैं, जिनकी बेहुरमती भी की गई और इंसानी आज़ा के चोरी होने का इंकशाफ भी हुआ है। जंग की आड़ में इजरायली फौज क्या धंधा चला रही है, ये आपको बताएंगे, लेकिन मुल्की सियासत की बात से आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का हमेशा की तरह। तब 10 निकाती एजेंडा पीपल्स पार्टी का जो आवाम को ऑफर कर रहे हैं, क्या नजर आता है आपको? माजी के मुकाबले में डिफरेंट क्या है पीपल्स पार्टी के पास? सलमा, मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा एक बड़ी अहम खबर है जो आज की है, जो मेरा ख्याल है टॉप ऑफ द न्यूज़ बनी हुई है, वो उस पर हम थोड़ा सा पहले बात कर लें। वो शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी है जी। वहाँ से शुरू करते हैं। जलसे जुलूस तो कर ही रहे हैं रोज, लेकिन ना इसको दो तरीकों से अनवर रजा देखा जा रहा है डॉक्टर साहब। ये आज जो हुआ है, देखें, एक तो यह है कि आपने जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर साहब ने वो MPO 3 के तहत उनकी गिरफ्तारी को कल ख़त्म किया और आज उन्होंने धड़ाधड़ जनाब आज उन्होंने ये GHQ केस हमला केस में ARY थाने में मुकदमा जो दर्ज है उन्हें गिरफ्तार किया गया। देखें, जो मैं बुनियादी तौर पे जो बात करने जा रहा हूँ ना वो है कि देखें, एक तो यह है कि कोई भी नहीं कहेगा, अब जब आप तय कर लेते कि आपने लाइन के किस साइड पे खड़े होना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अब बज़ाहिर तो हम यही कहेंगे कि जी ये शायद ठीक नहीं है और शायद हम ये भी कह सकते हैं कि इनको आज यहाँ से नहीं तो बड़ी अदालत से रिलीफ मिल जाएगा, किसी ना किसी तरीके से वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन सलमा, इससे ज़्यादा अहम बात यह कि सियासत तक का कहते हैं इसमें मर्सी कोई नहीं, रहम कोई नहीं। जब आप अदारों के जिस साइड पे खड़े होते हैं, मुझे 4 लोगों का डॉक्टर साहब बड़ा हैरत भी है और अफसोस भी है। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, परवेज इलाही और फवाद चौधरी। ये मुझे कहने में बबांगे दौल कह सकता हूँ कि चारों गेट नंबर 4 के लोग हैं। इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये होता है कि जब लॉयल्टीज आप चेंज करते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी के बारे में तो आपको पता है, इनके वालिद साहब गवर्नर पंजाब रहे हैं और इनकी गद्दियाँ जो मुल्तान में चलती हैं वो 30 से 35, मैं ذاتی तौर पे मुझे पता है इस बात का कि 3 दिन में 30 से 35 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है वहाँ 3 दिनों में। तो आप मुझे बताएं कि ये ऐसे ही हो जाता है? ये कभी भी ऐसा नहीं होता। ये आप कहीं ना कहीं से आप सहूलतकारी आपको मिलती है, आपको हौसला मिलता है, आपको अंदाजा होता है कि आप लाइन के किस साइड पे खड़े हैं। फिर ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि आप किसी को इस तरह ललकारें और इबरत का निशान ना बनाएं। भले गलत हो सकता है वो, लेकिन जाहिर है ये हम कहते हैं बड़ा क्रूअल प्रोफेशन है सियासत। जब इसमें आप आते हैं तो इस तरह की सूरत हाल से आपको पाला पड़ता है। ठीक है, चंद एक दिनों में पता चल जाएगा कहाँ कर धक्के ना दिए जाते तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। धक्के दे के जिस तरह अंदर डाला गया, लेकिन वो जाते जाते अपनी बात जरूर कर गए वो। ठीक है ना, ये मैन हैंडलिंग तो कोई भी नहीं समझेगा। क्या इन लोगों ने नहीं किया था? दूसरी बड़े बड़े सीनियर बुजुर्ग सियासतदान, मुझे शर्म आती है कहते हुए भी, उनके साथ इन लोगों ने यही सलूक किया आज इनके साथ हो रहा है। हम तब भी खैर कंडेम करते थे। दोनों गलत। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पहले अगर ये जिनके साथ ये खड़े थे वो कर रहे थे ठीक था। आपको याद होगा हम तो हमेशा ये कहते हैं कि माजी में भी गलत हुआ और अब भी श्याम साहब हरगिज ठीक नहीं कहते, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आपने किया तो फिर अगर आपके साथ होता है तो चीखें क्यों निकलती हैं? देखिए, चीखें निकलने की सिंपल वजह ये है कि अब ये मानना पड़ेगा, ये जितने 4 लोग हैं इनके साथ माजी में कभी भी इतना ज्यादा कभी जिसको कहते हैं जेल थाना कचहरी नहीं हुआ। ये चारों बंदे बड़ी कंफर्टेबल जिंदगी, लेकिन जो इन्होंने किया माजी में वो भी कभी नहीं हुआ था। वो भी कभी नहीं हुआ। और फिर जाहिर है ये जब अपनी सियासत कर रहे होते हैं, जिस पार्टी के साथ खड़े होते हैं, तो फिर आप माजत खान लहजा अख्तियार करते हैं। अभी देखें, जिसको कहा जाता है जी 18वीं तरमीम जिन्होंने लेके आए थे अपने सेनेटर रजा रब्बानी साहब, आपने देखा जब बात हुई थी कि जी किस तरीके से आपने आर्मी मिलिट्री फोर्स को जो ना आपने सपोर्ट करना है,
تو انہوں نے کہا جی روتے ہوئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میری تو پارٹی یہی چاہتی. لیکن نا پھر تو آپ ہائی مارک گراؤنڈ وہاں پہ بھی دکھاتے نا, چلے جاتے گھر, کہتے میں نہیں مانتا. تو یہ بات یہ ہے سلمہ کہ جب آپ کی اس طرح کی ویکنیسز ہوں گی تو اس کا فائدہ لوگ اٹھائیں گے. اور پھر یہ کہ شام کو بیٹھ کے آپ کسی کو کہیں میں آپ کے ساتھ ہوں, اگلے دن آپ امپریشن یہ دیں کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. ابھی شیخ رشید صاحب کا ڈیلیما کیا ہے, ایک تو برا پھنسا ہوا ہے, ہر تقریر میں جا کے وہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں 40 دن کا قلعہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کاٹا, لہٰذا مجھے پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل ہے, مجھے ووٹ نے. معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کے لیے اتنا الیکشن آسان نہیں ہے جیتنا اگر پی ٹی آئی سپورٹ نہ کرے, لیکن انہوں نے بھی چلہ پہلی دفعہ اس بنیاد پہ کاٹ لیا کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ میری سیاست آگے کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ دونوں پہلو دیکھنے چاہیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم یہ نہیں کہیں گے, کنڈول نہیں کریں گے کہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے شاہ محمود قریشی کے معاملے پہ میں نے ویسے بھی آگے چل کے بات کرنی تھی, لیکن خیر یہ معاملہ تو بالکل ہے اپنی جگہ پہ, اور کیسز اتنے مضبوط ہیں کہ میرا خیال ہے ان سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب الیکشن سر پہ ہے اور الیکشن کا ماحول ابھی تک نظر نہیں آ رہا, کوئی چہل پہل نہیں ہے, کیوں؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب 6 ہفتے بچے ہیں, 6 ہفتے رہ گئے ہیں, اور جتنا کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ پارٹیوں کے اندر نظر آ رہا ہے. کہیں کزنس کی لڑائی ہو رہی ہے, کہیں کچھ اور ہو رہا ہے. پارٹی ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں کر رہی. یعنی کہ اس وقت تک شروع ہو جاتا تھا, جلسے جلوس ہوتے تھے, کارنر میٹنگز ہوتی تھیں, بیانیوں کی جنگ ہوتی تھی, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا. ایسا کچھ معاملہ چل نہیں رہا, ہو نہیں رہا. اور اگر پی ٹی آئی کو دیکھیں تو مجھے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یا تو وہ عدالتوں کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں, اور یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ معاملہ چل رہا ہے, کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ تو یہ الیکشن کچھ مجھے لگتا ہے کہ یہ 12واں الیکشن جو ہے پچھلے 40-45 سالوں میں یہ کوئی انوکھا الیکشن ہوگا. اور اس میں زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ 2 بڑی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این. پیپلز پارٹی نے ٹائرٹ کھولا ہوا ان کے خلاف, لیکن پی ایم ایل این کوئی جواب نہیں دے رہا, کوئی جواب نہیں دے رہا, سوائے ایک اس بات کے خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارا منہ نہ کھلوائیں. کوئی سرپرائز آنے والی ہے احتشام صاحب, اس کا نتیجہ جو ہے یا تو ڈاکٹر صاحب ان کو پتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ساری گیم بنی ہے بس ٹھیک ہے, یا تو پھر یہی امپریشن. ویسے ڈاکٹر صاحب کچھ ماضی کے مقابلے میں مختلف ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے الیکشن سے پہلے؟ مجھے یاد نہیں, مجھے جتنے الیکشنز یاد آتے ہیں اس میں 6-7-8 ہفتے پہلے بڑی گہما گہمی شروع ہو جاتی تھی, پھر بڑے لوگ وہ بڑا ریسائکلنگ ہوتا تھا. دیکھیں نا ابھی انہوں نے 90 ارب روپیہ جاتے جاتے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایم این ایز میں بانٹ گئے, کوئی 100 کروڑ روپیہ ایک ایم این اے کو مل گیا. اب وہ بٹنا تھا کہ وہاں پہ پوسٹر چھپنے تھے, دیگیں بننی تھیں, پھر وہ ٹرانسپورٹ کا انتظام ہونا تھا. وہ نہ دیگیں بنتی نظر آ رہی ہیں, نہ کہیں پوسٹر شہروں میں نظر آ رہے ہیں, اور وہ بریانی نان ایسا بھی کچھ نہیں ہے. یہ سارا ریسائیکل ہونے والا ہے جو ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو ہے وہ کہیں خرچہ نہیں جا رہا, یعنی خرچہ نظر نہیں آ رہا. لیکن اب وہ آپ نے ایک دفعہ بڑا ڈیٹیل پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ الیکشن کتنی بڑی بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور وہ نظر نہیں آ رہی, وہ نہیں ہو رہی اس بار. دیکھیں نا اب 50-60 ارب تو ریاست پاکستان الیکشن کمیشن خرچ کر رہا ہے, بالکل ایسا ہے, اور کم از کم نہیں تو 20 سے 25 کروڑ روپیہ جو ہے ایک ایم این اے خرچ کر دیتا ہے. بالکل. پھر وہ ایم پی ایس کی سیٹیں, اب اس کو اگر آپ ضرب دینا شروع کریں, کوئی 859 ڈائریکٹ سیٹیں اس وقت اضافہ آ رہی ہیں, تو آپ سوچئے کہ کئی 200-250 ارب روپیہ. ڈاکٹر صاحب لوگوں کے کاموں کا کتنا حرج ہوتا ہے جب ڈی سی او سارے کے سارے جو کمشنر یہ لوگ جب یہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, سیکورٹی کے لوگ جا کے وہاں پہ فوج کے 1.5 لاکھ 2 لاکھ وہاں پہ جو کھڑے ہوں گے, وہ دوسری طرف کتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے جو سیکورٹی کا اصل معاملہ دیکھنے والا ہے. لیکن کچھ مزہ نظر نہیں آ رہا ہے, مزہ نہیں آ رہا ہے اس بار. آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہم بھی روز خبر ڈھونڈتے ہیں کہ پولیٹیکل سیگمنٹ ہم کیسے کریں, کوئی بڑی بات ہو جائے, ہمیں چھوٹی چھوٹی خبریں ملتی ہیں, پھر ہمیں اس پہ اپنا ایک بیانیہ بنانا پڑتا ہے انور صاحب. لیکن ایک طویل فہرست ہے ایسے نامی گرامی بڑے بڑے سیاستدانوں کی جو اس بار الیکشن نہیں لڑ رہے. دیکھیے بیانیہ سلمہ بنا رہی ہے, بیانیہ بنانے کی ضرورت سیاسی جماعتوں کو ہے. ہم اپنے پروگرام کے حساب سے ایک چھوٹا سا ایک رکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ لائن ایسی جس پہ ہم بات کر سکیں. دیکھیے سلمہ, اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سمجھدار اور زیرک سیاستدان ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان انتخابات میں اپنی عزت گنوانے والی بات ہے. دیکھیں نا, تو اس سے بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے. اس کی ایک ریزن کیا اس سے پولیٹیکل پارٹیز کو نقصان ہو رہا ہے ان بڑے ناموں کے نہ آنے کی وجہ سے؟ نہیں, نقصان تو نہیں ہو رہا. دیکھیں کون سا بڑا, دیکھیں جو شجاعت ان کی ویسے صحت بڑی ٹھیک نہیں ہے, ناساز ہیں, وہ طبیعت بڑی لمبی لسٹ ہے, اس وجہ سے خاموش ہیں. باقی بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ انہوں نے یا تو اپنی افیلیشن تبدیل کی ہوئی تھی. مثلا آپ کن کی بات کریے, اسد عمر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے, حالات دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے. اس طرح آپ
ज्यादा की बात सीरी मजारी हैं, इस तरह के बहुत सारे ज्यादातर तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, उनके छोड़े जाने की वजह क्या? बाकी जो लोग हैं वो अपनी निजी मसरूफियात की वजह से कह ले, बीमारी की वजह से कह ले, हालात की वजह से कह ले। अब आते हैं इलेक्शन के हवाले से कि इबहम क्यों है। अब भी पॉलिटिकल पार्टीज का उस तरह जलसे जुलूस करना, कॉर्नर मीटिंग्स करना या एक्टिविटीज करना पॉलिटिकली वो बिल्कुल नहीं है। ये जो है ये शकूक व शुबहात पैदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। एक जमात को पता है कि हमें लेके आए हैं और हमने अब इस पे रूल करना है, और बाकी जो वो मैग्नेट है उसके साथ बाकी चीज़ों ने जुड़ना है आकर, बाकी सियासी जमातों ने। तो वो जोड़ने का काम जो है वो जो एक एस्टेब्लिशमेंट का जेल है वही उन्हें जोड़ेगा ना, तो वो जोड़ भी रहा है। तो इसलिए शायद वो खामोश है कि हमें क्या ज़रूरत है काम करने की, हमें तो जब मिल जाएगा इक़्तिदार तो फिर हम परफॉर्म करके दिखाएंगे, फिर हम मुल्क के जो माशी सूरत है उसको बेहतर करके दिखाएंगे, हमारी जो टीम है, इसलिए वो खामोश हैं। बाकी पीपल्स पार्टी की देखे कौन सी अनवर साहब, वो जो भी उनके साथ आप होता है सागडार साहब वज़ीर ख़जाना होंगे अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है, आप देख लीजिएगा, और यही उनकी टीम है। वो क्लेम भी करते हैं राना सनाउल्लाह, लेकिन ये वही लोग हैं जो पॉलिटिकल जो साथ थे। एक और बात कि इस दफ़ा नवाज शरीफ देखिए 1 माह से ज़्यादा हो गया है उनकी पार्लिमानी बोर्ड का, हर बंदे का अगर एक हल्के से 5 कैंडिडेट्स हैं तो 5 के 5 का इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। और उसमें अच्छी बात यह है कि जो लोग मुश्किल में इनके साथ खड़े थे या तो उन्हें टिकट दिया जा रहा है, या फिर वो लोग जो बड़े सरमायादार हैं, ताकतवर हैं फाइनेंशियली, उनको टिकट दिए जा रहे हैं। आम बंदा ना ही समझे। पहले उनको कौन सा कोई बड़ा फैसिलिटेट करती रही पॉलिटिकल पार्टी या फिर आम आदमी तो बेचारा रुलता रहा है, उसका तो हिस्ट्री यही है और आगे भी ऐसे ही होता है। क्योंकि जब तक आपके यहाँ ये कार्टल्स हैं, ये सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, ये जो आपकी मारूसी सियासत है, उस वक्त तक आम आदमी इस तरह जलीलो ख्वार होता रहेगा। और आम आदमी का अपना भी कसूर है कि जब वो वोट देता है उसको उस वक्त सोचना चाहिए। वो कभी ये सोचकर वोट नहीं देता कि ये PhD डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं और इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन में खड़े हो गए, मैं इनको वोट दे दूं। मेरी मिसाल डॉक्टर फरूख सलीम मेरी तरफ नहीं है, मेरी तरफ नहीं है, इन्हीं की तरफ है, तो वो कभी नहीं देंगे। अच्छा, कभी नहीं देंगे, लेकिन उनकी निस्बत अगर कोई बहुत ताकतवर तगड़ा पैसे ठीक हो, मेरी मिसाल श्याम साहब की तरफ है, इनको वोट देते। अब आप इमेजिन कीजिए हमारे यहाँ इस रवैये एक मिनट के लिए उधर भी चले जाए, इस कल्चर को वो चोरों डाकुओं की बात होगी। अच्छा, अब आप इस कल्चर को अगर आप प्रमोट करेंगे, देखें ना, तो फिर कसूर किसका है? आम आदमी का है। आम आदमी को सोचना होगा, समझना होगा कि हमने पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर करना है। अगर हम नहीं बेहतर करेंगे तो फिर यही मारूसी सियासत हम पर मुसल्लत होगी, यही जागीरदार, ताकतवर, सरमायादार, इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे सर पर सवार होंगे। आम आदमी जब खुद चेंज नहीं चाहता तो मुझे बताएं, इनको तो अपने गुलाम चाहिए ना, तो वो इसी तरह अपने सिस्टम को कैरी करते चले आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मौरूसी सियासत जो है, इस पे जुल्फकार साहब अब 2 बातें निकल आती है ना इसमें। मौरूसी सियासत के बारे में हम कहते हैं इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन जब पार्टियों के अंदर, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उनके अंदर एक्सेप्टेंस है, तो एक आम आदमी उस पर अदम एतमाद करने वाला या उसको ना मानने वाला कौन होता है? मतलब अगर पार्टी को वोट दे रहे हैं, अगर हमें लगता है कि नून लीग की हुकूमत में किसी के इलाके में काम हुए थे या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए थे, तो पार्टी का कोई भी बंदा जब आगे आ रहा है, पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है, पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स उसके साथ है, हुकूमतों में रहने वाले बड़े बड़े मिनिस्टर्स, वुज़रा आला वो उसके साथ है, तो आम बंदा क्या आदम एतमाद करेगा फिर उस पर? अब देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी की 2 बड़ी जमातें थीं, और दोनों मरूसियत के हवाले से अगर देखें तो नस्ल दर नस्ल वो मामला चल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब थे, फिर शहबाज शरीफ साहब आए, फिर हमजा साहब आए, फिर मरियम साहब आई, और जुनैद सफदर साहब भी लाइन में लगे हुए हैं। तो सारे उनके पार्टी के वो लोग जो 40-40 साल से उनके साथ हैं, वो सारे के सारे लोग पार्टी के साथ चल रहे हैं। जिनको तहफ़्फ़ुज़ात थे शायद खान अब्बासी साहब को या 1-2 लोगों को, वो साइड पे हो गए। इसी तरह पीपल्स पार्टी को देख लें, इत्तेज़ाद एहसन जैसे लोग हाथ बांध के पीछे खड़े होते हैं। शाहमूद कुरैशी साहब वहां से निकल गए, लेकिन वहां पे खुर्शीद शाह हैं या इस तरह के कायम अली शाह साहब हैं, काफी सीनियर लोग हैं, एज देखें, लेकिन वो बिलावल भुट्टो साहब के पीछे खड़े होते हैं। तो लिहाजा पार्टी के अंदर तो जाहिर उनकी एक्सेप्टेंस है और उनकी मोटिवेशन वर्कर्स की उन्हीं पर्सनैलिटीज की वजह से मिलती है जो उनको लेगेसी को लेके आगे चलते हैं। नवाज लीग वैसे ही, चूंकि नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर बनने वाली पार्टी है, ये मामला तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर है। इमरान खान ने कोशिश की थी कि वो मरूसियत से बाहर निकले और उसका नतीजा आपने देख लिया। वो आइडियलिज्म के मामले में इस कदर आगे चले गए कि आज उनकी पार्टी तितर बितर हो गई। फैमिली, जाहिर है उनके फैमिली से कोई लोग उस ओहदे के ऊपर नहीं थे, तो उसका नतीजा भी आपने देख लिया। जहां तक बात है डॉक्टर साहब की कि मजा नहीं आ रहा, कोई कड़ाक नहीं हो रहा, तो ये देखें
खुराक तो आज बिलावल साहब ने भी किया है, 10 पॉइंट एजेंडा उन्होंने दिया है, और जरदारी साहब ने कहा जी ये सारे जो 10 पॉइंट्स है इसमें हम हकीकत का रंग भर देंगे और यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है सलमा, जिस तरह का पॉलिटिकल कल्चर या जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह की पकड़ दकड़ और शाहमूद कुरैशी का वाकया और पर्चे और ये सारी चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि बहुत पहले से, यानी इलेक्शन से भी पहले से अगले एक धरने की तैयारी की जा रही है जो इलेक्शन के बाद होगा, और उसकी तैयारी बहुत पहले कर ली गई है। और ये नैरेटिव धरने वालों के लिए काफ़ी है जो कुछ कैमरे की आंख दिखा रही है। पहले तो 4 हलके थे और 4 हलकों की बेस के ऊपर 126 दिन धरना चला था, तो अभी तो पता नहीं हर हलके के अंदर कागज छीनने का वाकया, गिरफ्तारियां और ये सारी चीज़ें, तो अभी से वो तैयारी मौजूद है। वो इक़्तिदार के साथ ही काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप समझ सकते हैं, जिसकी हम रोजाना निशानदेही करते हैं कि इस इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो हमारे सबके खदशात जो हैं वो मुझे लगता है कि वो हकीकत का रूप, यानी इस बार ये जो आप कह रहे हैं कि बैलेट बॉक्स छीनने के और इस तरह के वाकयात, लड़ाई झगड़े के ज्यादा होंगे। शाम से कल मैं देख रही थी कि 45,000 की नफरी सिर्फ उनको कराची में रिक्वायर्ड है, एक शहर की बात हो रही है, तो पूरे पाकिस्तान में जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार भी चाहिए होंगे। इतनी प्रैक्टिस के बाद भी एक तो इलेक्शन को कोई मानेगा नहीं, फिर पार्टीज के अंदर इख्तलाफात, दूसरी पार्टीज के साथ बन नहीं रही, इसका बेनिफिट कौन लेगा? इसका पहले अगर मैं जवाब दे दूं, जो जुल्फार भी बात कर रहे हैं ना, ये आपने भी सवाल किया था पार्टी के अंदर मौरूसियत की बात। देखिए सबसे ज्यादा सलमा जो धचका लगा ना लोगों को, आपको, मुझे, आम आदमी को, वो लगा इमरान खान साहब से, जिन्होंने सारी जिंदगी कुछ और कहा और जो वक्त आया, आपको याद है डॉक्टर साहब ये हमेशा कहा करते थे, देखें हॉलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर ना वो साइकिल पे आता है और खुद मौसूल हमें इस बत्ती पे लगा दिया है और 3 साल तक हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे। लेकिन कि हेलीकॉप्टर का खर्चा बहुत कम होता है, वो फिर समझ आ गई लोगों को। किलोमीटर। उसके बाद डॉक्टर साहब देखें, अगली बात आप देखें, जिस अंदाज से तोहफे ताइफ, वो कहते थे तोहफे लेके ये ले लेना ये रियासत की मलकियत होते हैं, ये बेचने कतई गलत काम होता है। आपने फिर देखा उनको बेचा, फिर उसके बाद सवाल भी उन्होंने कहा मेरी मर्जी, मैं बेचूँ आए तक खूब आए जो मर्जी करो। देखिए ये अब बात उस अंदाज से हो रही थी कि भाई जब आप लार्जर देन लाइफ किसी को देखते हैं ना, लीडर को, वो मोरालिटी का जिसका मुजस्मा आप देखते हैं, जिसको आप कहते हैं कि जिसको फॉलो करना है, उसको फिर सारी चीज़ों को देखना होगा, तभी मारूफी सियासत खत्म होगी। अब देखिए सवाल जो आप कर रही हैं सलमा, देखिए ये जिस अंदाज से अब सिक्योरिटी के इशू सामने आएंगे, अभी तो आपने देखा कि इनिशियली आ रहा था कि 40 से के करीब हैं पोलिंग स्टेशन ऐसे कि पोलिंग हल्के जो हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि जी जरूरत से ज्यादा नफरी होगी, वहाँ सिक्योरिटी के और खतरात हैं अपने लड़ाई झगड़े के भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहा जा रहा है कि बढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ पे पुलिस, फौज, रेंजर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत लंबा चौड़ा। फिर ये आप सही कह रहे हैं कि इसके बाद भी अल्टीमेटली अगर यही है कि जो आज भी हो रहा है, बिलावल साहब ने इंडायरेक्टली फिर ये बातें की हैं कि जी ठीक है इलेक्शन फेयर ना हुआ तो नहीं मानेंगे, अब बाकी जमातें भी यही बातें कर रही, इवन एक स्टेज पे तो PMLN भी यही बातें कर रही थी। तो मेरा ख्याल है बेहतरीन तरीका ये है कि सियासी लोगों का इस वक्त इम्तिहान है, इन्हें पता है कि भी सबसे ज्यादा स्टेक सियासत में इनके हैं। ये कम से कम सारी बड़ी पार्टियां और नहीं बैठती तो पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, JUI, ANP ये बैठ के फैसला करेंगे जी हमने कोई पैरामीटर्स तय करने हैं, हमने रूल्स ऑफ द बिजनेस तय कर लेते हैं ताकि एक्सेप्टेबिलिटी रिजल्ट्स की ले सकें। अगर नहीं होगा तो देखें कोई भी जीत के आएगा तो फिर कोई नहीं मानेगा। या अब इस तरफ यह है कि PMLN को क्योंकि यकीन दहानियां करा दी गई हैं, अब तो लोग कहते हैं जी फोरगॉन कंक्लूजन है, ये चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नवाज शरीफ साहब, तो जाहिर है शायद इस हवाले से वो भी अब खामोश हो रहे हैं। वो जो एक तड़प होती है जमहूरियत के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, सियासी पार्टियों में मिलजुल के काम करने की, वो खत्म हो रही है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त ज्यादा ओनस जो है ना वो सियासी पार्टियों पे है कि वो किस तरीके से आने वाले इलेक्शन को क्रेडिबल बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा कंसर्न हमेशा जो रहता है, जो हम खर्चे की बात करते हैं, तो इतना खर्चा करने के बाद भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज अभी से कह रही हैं कि नहीं मानेंगे, तो फिर डॉक्टर साहब अगर हम प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन इकोनॉमी को कंपेयर करें। देखिए सर, मैं पहली बात तो मैं कहता हूँ कि खैर है, बेशक क्रेडिबिलिटी ना हो, बेशक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बन जाए, मामला यह है कि पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी उसके बाद क्या होगी। बेशक आप कंट्रोवर्शियल, हमने सारे इलेक्शन कंट्रोवर्शियल देखे। अच्छा, मैं जो अभी सवाल आपने किया, मैं सीरियसली बैठा उसको उसकी लिस्ट बना रहा था कि प्री इलेक्शन से पहले 6 हफ्ते पहले, 7 हफ्ते पहले आपको क्या नजर आ रहा है, और फिर 3 बड़े सवाल जो मेरे ज़हन में उठे कि इलेक्शन के बाद के सवाल। पहले मैं आपको गिनवाऊंगा कि इलेक्शन से पहले क्या हो रहा है। आपने देखा कि सऊदी अरेमको $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वाफी एनर्जी $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, शंघाई इलेक्ट्रिक ने $2 बिलियन की डील क्लोज की है,
اتصالات میں $490 ملین کی انویسٹمنٹ. یہ پاکستان میں یہ پری الیکشن کی بات ہو رہی. ورلڈ بینک نے $350 ملین کا لون جو ہے وہ کنفرم کر دیا ہے. ADB 1.2 بلین دینے جا رہا ہے. ADB 250 ملین آ رہا ہے. نہیں ان کا اوور آل ابھی جو اگریمنٹ ہوا ہے وہ $250 ملین کا ہے. اور ساتھ ہی IDA جو ہے اس نے کہا کہ جتنے ورلڈ بینک دے گا اس کو میں میچ کروں گا. $350 ملین ہوا. تو یہ 7 چیزیں تو میرے ذہن میں فوراً آتی ہیں کہ یہ چیزیں الیکشن سے پہلے ہوئی. 3 سوالات انور صاحب الیکشن کے بعد کے کہ الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی کیا وہ ترجیح سیاست کو دے گی یا معیشت کو دے گی. ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا یہ کہ کیا معاشی پالیسیز جو الیکشن سے پہلے بنائی گئی ہیں اس میں تسلسل ہمیں نظر آئے گا یا نہیں آئے گا. اور تیسرا بڑا سوال کہ یہ جو تقسیم کی سیاست ہے, جو پولرائزیشن کی سیاست ہے, اس سے ہمارا چھٹکارا ہوگا یا نہیں ہوگا. بگ کوشچن. بالکل ٹھیک ہے انور صاحب, یہ جن اختلافات کی بات ہو رہی ہے, تقسیم کی بات ہو رہی ہے, ابھی ہم پارٹی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے, ہر پارٹی کئی ٹکٹس کے معاملات کو لے کے, کہیں پہ نون لیگ کے اندر بھی کہتے ہیں کہ حمزہ اور مریم کے معاملات کو لے کے اختلافات ہیں. یہ اختلافات, یہ تقسیم آپ کو اس الیکشن کے بعد ختم ہوتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے سلما, جو بات آپ نے پہلا سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے, پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی, تقسیم جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. یہ تو اپنی جگہ پر موجود کسی ہے صورت جی. الیکشنز کے بعد بھی یہ پارٹیز کے اندر بھی رہے گی اور ملک میں بھی آپ کو نظر آئے گی, قومی سیاست میں بھی. ہاں, جو کنسرنز آپ نے جن کا اظہار کیا وہ یہ ہے کہ آپ کی معاشی پالیسیز کا تسلسل, آپ کی سیکیورٹی اور آپ کی فارن پالیسی کے حوالے سے جو گارنٹیڈ ہے, اس کی گارنٹی کون دے گا؟ وہ آرمی چیف دیں گے, اسٹیبلشمنٹ دے گی, فوج دے گی. الیکشن سے پہلے بھی وہ کر رہے ہیں. ہمارے سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ یہ گارنٹی بھی نہیں دے سکتے. اس لیے سنیے وہ کیوں, آپ گارنٹی پہلے اپنا, اب آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, اس میں ان کی گارنٹی ہے, جس کی وجہ سے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, بہتری کی طرف گامزن ہیں. الیکشن کے بعد بھی ان 3 چیزوں کی گارنٹی وہی دیں گے. اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو, پولرائزیشن کو, اور جو تقسیم پیدا ہو چکی ہے اس کو کم کرنا سیاسی جماعتوں کا کام ہے جو کریں گی. اب جب عام انتخابات کے بعد جو بھی حکومت آئے گی, جو بھی پرائم منسٹر ہوگا, اس کو لے کر چلے گی اسٹیبلشمنٹ. معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے, اکانومی اس کو سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے, اور فارن پالیسی کو آپ کے دیگر ممالک کے ساتھ حالات کو بہتر کرنے کے لیے. یہ تو میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس لیے اس رے آف ہوپ ہے ہمیں کہ اس بنیاد پر آپ کے آئندہ انتخابات کے بعد آپ کے ملک کے حالات بہتری کی طرف گامزن ہوں گے. یہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ بات کرتے ہیں. دوسری بات کر دیجئے, دیکھیے تقسیم کیوں کر ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ماضی میں دیکھیے کہ یہی سیاسی جماعت آج جو مشکل کا شکار ہے, یہ انہی سیاسی جماعتوں کو جو آج بلو آئٹ بنے ہوئے ہیں اور اچھے حالات میں ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. آپ کو یاد ہوگا آج انہی کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے. مکافات عمل ہے, خود کو دہرا رہا ہے, تاریخ بھی ہے. اچھا, اس میں قصور کس کا ہے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, کہ جب وہ مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو وہ اپنی اپوننٹ پارٹی کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں, اور اس کے لیے آپ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیتے ہیں, آپ لا قانونیت کرتے ہیں. یہ ہر سیاسی جماعت کرتی ہے. اس وجہ سے آئندہ آنے والی حکومت میں یا سیاسی جماعتوں کو جو آپ بات کر رہی ہیں کہ حالات بہتر ہوں, تقسیم ختم ہو, نہیں ہوگی, کیونکہ پھر کوئی اور ہوتی نظر نہیں آتی. یہ چیز میں معذرت کے ساتھ ایڈ کروں. دیکھیں, آج میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹمنٹ راشد لگریار صاحب کا, جو پاور سیکٹر کے پاور ڈویژن کے سیکٹری ہیں. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم نے اتنے زبردست میئر حکومت نے لیے ہیں, اس کے نتیجے میں ہماری جو ہے نا وہ ریکوری اور باقی چیزیں اس میں 50% فرق پڑا ہے, بہتر ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں, یہ بہت بڑی بات. دوسری آخری بات سلما, وہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ہم اس پہ پیرا دیں گے کہ بعد میں بھی یہ کنٹینیو. اگر ہو گئی ہے تو پھر ہمارا ریٹ سلما ایک بات اور مجھے کہنے دیجیے گا, کیوں میں یہ بات دیکھیں, عمر ایوب صاحب بھی آپ کو یاد ہے یہی باتیں کیا کرتے. لیکن ڈاکٹر صاحب, یہ میں ایک پنجاب کے دور دراز گاؤں پر انہوں نے کہا جی اب یہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے, اور یہاں پر اسلام آباد میں ہو رہی ہے. نہیں, میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا یہاں پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اور اب جن کے میٹر نہیں لگتے تھے وہ میٹر لگوا رہے ہیں, اور بجلی چوری کی ریشو کم ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کو اور مجھے کیوں نہیں فرق پڑ رہا, پھر ریٹ ان کو کیوں بڑھانا پڑ رہا ہے؟ یہ شارٹ ٹرم کے میئر ہیں جو لیے گئے, لیکن وہ آپ کا جس کو کہتے ہیں میڈیم رینج میں, لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹس سی لانگ ٹرم میں کیا ہوتا ہے. ایک آخری چیز ذوالفقار صاحب, کہ ابھی ہم پیپلز پارٹی نون لیگ کی جتنی تقریریں جلسوں میں یا خطاب سنتے ہیں, اس میں وہ اپنی ماضی کی کامیابیاں بتاتے ہیں. گزشتہ 76 سالوں کا پاکستان مختلف تھا. آج پاکستان جتنی بری معاشی حالت میں ہے, جتنے ہم نے قرضے اٹھا لیے, جتنا لوگوں نے سفر کیا, ایسے حالات پہلے کبھی نہیں تھے. وہ تقریریں آج کے حالات میں کمپیٹیبل ہیں. وہ جو بڑی بڑی سڑکیں بنا کرتی تھی, اسپتال بنا کرتے تھے, کارڈ ملا کرتے تھے, روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگتے تھے, وہ سب کچھ اگر آج آفر کریں تو بکے گا؟
देखिए, मैं कई दफा ये बात कर चुका हूं कि हमारे वोटर्स और जो हमारे रवायती सियासतदान हैं उनमें जनरेशन गैप एक सदी क्या पूरा, यानी आपका वोटर जो है 21वीं सदी में खड़ा है, आपका रवायती सियासतदान 20वीं सदी में खड़ा है। वो 20वीं सदी का चूरन बेचने की कोशिश कर रहा है 21वीं सदी के लोगों को। अब ये जो डिस्कनेक्ट है बड़ा खौफनाक, ये फिल नहीं हो पा रहा, और उसका नतीजा यह है कि नई नस्ल जो है वो इन चीजों को, नैरेटिव को बाय नहीं कर रही। अब सवाल यह है कि जितनी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आप तकरीर सुन लें, यूथ कार्ड, फलाना कार्ड, खवातीन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, अब वो सारे कार्ड जो माजी के अंदर नून लीग ये सौदा बेच चुकी है 88 के अंदर, 90 के अंदर, 97 के अंदर, वो सारी चीजें सिंध में अब पहुंची। जो पंजाब के अंदर एक्सरसाइज होगी है पिछले 20 सालों में, वो समझे कि पंजाब से अब सिंध में पहुंची हैं। तो वो इतने पीछे हैं कि उस चीज पे वर्ल्ड बैंक इतराज भी कर रहा है। IMF को भी कल को मसला होगा कि ये सब्सिडी, ये फलाना कार्ड और फलां कार्ड, ये बेसिकली इससे चीजें नहीं होंगी। और पाकिस्तान के अंदर मैं फिर ये कहूंगा कि चेयरमैन PTI एक चूरन बेच रहे हैं, जो नौजवान भी उसको खरीद रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी ले रहे हैं, कुछ 8-7 सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज उसको बाय कर रहे हैं। तो कम अज कम जो स्टेब्लिश ब्रांड हो, जो पॉपुलर ब्रांड हो, उसको कॉपी कर लें। तो कॉपी भी अल्लाह के फजल से नहीं हो पा रही। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि यूथ के लीडर है, और बिलावल साहब तो जाहिर एक यंग है, 30-35 साल की एज है, और इमरान खान तो 73-74 साल के बुजुर्ग है, और यूथ उनकी तरफ इंक्लाइन है, और ये तमाम तर एफर्ट के बावजूद उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये जो डिस्कनेक्ट है, जब तक ये खत्म नहीं होता, आप नौजवानों की बात उनकी जुबान में नहीं करते, खवातीन की बात उनके इश्यूज पे नहीं करते, ओवरसीज की बात उनके इश्यूज पे जाके उनकी पिच के ऊपर आप उनको विन करने की कोशिश नहीं करते, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इस तरह पुराने नारों से ये चीजें सारी हल हो सके, पॉसिबल नहीं। पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पैट्रियट का भी झगड़ा है बाप और बेटे में, उसको भी हल करें वो। बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी और पार्टी पार्लियामेंटेरियन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची पे 24 अरब लगते हैं तो सफाई क्यों नहीं होती। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कराची बड़ा शहर, खूबसूरत शहर, माशी हब कहा जाता है, लेकिन 24 अरब अनवर साहब खर्च होने के बावजूद इस शहर में सफाई नहीं होती। निगरान वजीर आला सिंध एतराफ कर रहे हैं, क्यों? देखिए, आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और MQM का झगड़ा चलता रहा कि वो कहते थे कि बल्दियाती जो निज़ाम है आप उसको इख्तियारात दीजिए, मेयर को इख्तियारात दीजिए, जबकि इख्तियारात सारे आपके वज़ीर आला के पास थे। होता क्या, एक तो रीज़न ये है, दूसरा रीज़न बड़ा कि आपके जो जिस मद में आपके पैसे होते हैं वो उसमें लगते नहीं हैं। सफाई के नाम पर अरबों रुपए के गबन हो जाते हैं। जो आपके पॉलिटिकल ठेके मिलते हैं उन लोगों को, जो आपको पॉलिटिकल, जो आपको सियासी, जब आपके इलेक्शंस होते हैं उसमें सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं, उसमें से ज़्यादातर पैसे आपको पता गबन हो जाते हैं, और कम पैसे जो हैं वो उस पर्पज़ के लिए लगते हैं जिसके लिए आपको लगाने चाहिए। कराची का एक तो ये वजह, दूसरी वजह यह है कि लोग भी जो घर का कूड़ा करकट है वो एक जगह पर डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं, और वहाँ पर उसको डिस्पोज ऑफ कचरा पड़े हुए हैं, और वो जराइम का बायस भी बनती है। आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे वाकयात है कि जिसको आपको याद होगा कि बच्चा फेंक कर कोई चला गया जी, नामालूम, कोई पता नहीं चला, और वो फिर उसको डिस्पोज ऑफ करने का भी वो तरीकाकार नहीं है। अगर होगा तो उसका क्या किया जाएगा, उसमें फिर पैसे खाए जाएंगे। निज़ाम जो है उसको बेहतर करने की जरूरत। देखिए, ये काम बल्दियाती अगर आप लोगों का है तो आपको फिर उनको इख्तियारात देने चाहिए, फिर उनसे आप वो तो कहते हैं झाड़ू खरीदने का भी इख्तियार नहीं है हमारे पास। ये वसीम अख्तर साहब कहते थे। तो वही आपको कह रहा हूं ना, ये इख्तियार किसके पास था? वज़ीर आला के पास। देखिए, आप अपने इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल, इसलिए बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए कि आम आदमी के मसाइल हल होते हैं। ये देखें ना, लेट्स सपोज अगर ये बल्दियाती निज़ाम बेहतर हो और इख्तियारात उनके पास हो, तो हर जो मोहल्ले का UC का चेयरमैन होगा वो वहां पर अपने मोहल्ले में उसको कचरा कुंडी को रहने नहीं देगा, उसको के पास इख्तियारात होने चाहिए। ठीक है, जुल्फकार साहब, बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार कराची में क्यों नहीं बनाया जाता, और ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि उस शहर को, कभी कहते हैं ना कि आप एयरपोर्ट पे उतरे तो आपको एक बुरी सी स्मेल आना शुरू होती है, और वो कराची में अगर आप चंद दिन रहे तो आपके दिमाग में रच बस जाती है। वो स्मेल कहते हैं कभी खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि शहर ही पूरा कचरे से भरा हुआ है, कुछ समंदर की वजह से, मल्टीपल रीजंस हैं।
دیکھیے سلما، جو انٹرنیشنل سٹیز ہوتے ہیں ان کا انٹری پوائنٹ اور ایگزٹ پوائنٹ یہ دونوں بڑے خوبصورت بنائے جاتے ہیں. کچھ شہر پاکستان کے ایسے ہیں جس میں کراچی بھی ہے. آپ انٹر ہوتے ہیں تو کوڑا آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ نکلتے ہیں ایگزٹ ہوتے ہیں کئی راستوں سے تو جگہ جگہ جی ٹی روڈ کے اوپر، سڑکوں کے اوپر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو جو اندرونی حالات ہیں ٹھیک ہے، اس میں بلدیاتی اداروں کا معاملہ ہے، وہ پورے ملک کے اندر ہے، ساری جگہ پہ بلدیاتی اور ضلعی گورنمنٹس ہیں، اس سسٹم کو مضبوط ہونا چاہیے. لیکن کراچی کا معاملہ کچھ اور ہے. کراچی ایک بڑا سٹی ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے. وہاں پہ جو ٹھیکہ صفائی کا دیا گیا وہ چائنیز کمپنی تھی اور آج بھی وہ چائنیز کمپنی کام کر رہی ہے. وہاں پہ ٹھیکہ دینے سے لے کے ٹھیکہ چلانے تک اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اسی سیاست میں سعید غنی صاحب کی وزارت چلی گئی، اس کے بعد ٹھیکہ کینسل کر دیا گیا. پھر ٹھیکہ بحال کیسے ہوا، مجھے خیر بہت ساری چیزوں کا علم ہے، وہ چیزیں شاید بتا دیں ذوالفقار صاحب، یہ باتیں بتانے کی ہوتی ہیں، چھپانے کی نہیں ہوتی. گاڑیاں، کمپنی کی گاڑیاں ضبط کر لی گئیں، کمپنی کو سسپینڈ کر دیا گیا ٹھیکہ، پھر راتوں رات بحال ہوا، گاڑیاں بھی واپس ہو گئیں، پرانے ڈیوز بھی مل گئے اور ارب کے لگ بھگ وہ ساری پیمنٹس بھی ہو گئیں. وہ کس کس کو گئی، کتنے پرسنٹ گئی، اور اس طرح دیکھیں نا وہاں پہ 24 ارب روپے لگ گئے. اب سوال یہ ہے کہ وہاں پہ ایک پرائمری کلیکشن ہے، ایک اوورال کلیکشن ہوتی ہے، یو سی سے کلیکشن کر کے آگے ایک سینٹرز بنائے گئے ہیں، وہاں سے گاڑیاں اٹھاتی ہیں، پھر وہ جا کے جہاں ویسٹ کی جاتی ہے، ڈمپ کی جاتی ہے، وہ بڑے بڑے جو جگہ بنائی گئی ہے وہاں پہ جاتی ہے. تو وہاں پہ اس طرح کے کئی منصوبے بنائے گئے. ایون آپ حیران ہوگی کہ وہاں پہ جرمنی کی ایک کمپنی بلوا کے ان سے پریزنٹیشنز لی گئیں. چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم تو کوڑے سے بجلی بنانے لگے ہیں اور یہاں پہ تو پتہ نہیں گیس بنانے لگے. اس طرح کے کئی ڈرامے ہوئے، لیکن نتیجہ یہ نکلا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ 24 ارب روپے اس معاملے میں کراچی کی قسمت خراب رہی. ٹھیک ہے، کراچی اسی طرح ہی گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. احتشام صاحب، وسیم اختر صاحب جب میئر تھے وہ کہتے تھے میرے پاس اختیار نہیں ہے. مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر بنے، اچھی خاصی با اثر شخصیت ہیں وہ پیپلز پارٹی کی، کیا ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے؟ کیا وہ بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، اگر آپ مجھے بلنٹلی کہنے کی اجازت دیں تو ان دونوں پارٹیوں نے ٹکا کے مال بنایا ہے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک تو جو ذوالفقار بات کر رہے ہیں نا کہ وہ چائنیز کمپنی کو ٹھیکہ، اور یہاں آپ کے لاہور میں وہ ٹرکش کمپنی کو ٹھیکہ دیا ہو کروڑ روپے پہ صرف کوڑا اٹھانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ذاتی اور پارٹی مفادات ہیں جو سارا کا سارا بجٹ ہضم کر جاتے ہیں. دیکھیں کراچی اب 2.5 کروڑ کا شہر ہے. ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ 30 سے 40 لاکھ لوگ باہر سے آ کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک تو آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، دوسرا آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا سیاسی لوگوں نے بالکل اپنا چھوڑ دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ مفاد آپ کا صرف پیسہ ہی بنانا ہے تو ظاہر ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جی وہ جاتے جاتے اتنا پیسہ دے گے کہ 100 کروڑ روپے کا ایم این اے کے پاس آئے گا. تو یہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سڑکیں، نالیاں، سیوریج، ٹرانسپورٹ، یہ کام ہے لوکل گورنمنٹ کا کرنے کا. لیکن جب آپ ایم ایل ایز، ایم پی کے آپ مفادات دیکھیں، وہ پیسہ کیوں نیچے دیں گے؟ وہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ آپ کے گھر کے پاس دہلیز پہ انصاف ملے گا، ساری چیزیں ملیں گی. وہ اس لیے نہیں مل رہی کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یا تو اکٹھے مل کے کھا رہے ہوتے ہیں. جب مفادات کی لڑائی ہوتی ہے تو ایک دوسرے پہ الزامات کی بارش ہو جاتی ہے. سلمہ مجھے یاد ہے 72 73 میں ہم پڑھ رہے تھے، تب میں گیا وہاں پہ، تو یقین کریں میں آج تک نہیں بھولتا کہ کراچی میں نے دیکھا کہ میں کسی اور ملک میں آ گیا ہوں. اس کے بعد عالم یہ آ گیا کہ جب ابھی جانا ہو تو دن کے وقت آپ کو ڈر لگتا تھا کہ یہاں ایئرپورٹ سے آپ نے شہر میں جانا تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو مطلب اوور دا ایئرس تباہی پھیری، سیاسی جماعتوں نے بڑا کر کیا، پھر بہت سے والوں سے اور اداروں نے بھی اس میں شاید کہنا کہ ان کا بھی رول کمزور. حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب، روشنیوں کے شہر کراچی کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ جو احتشام صاحب آپ کو بتا رہے ہیں 70s کی بات، روشنیوں کا شہر اس کو کہا کیوں جاتا تھا، اس کے پیچھے بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے احتشام صاحب. آپ دو اگر ڈیٹس یاد کریں کہ ایک تھی 1879 جب بلب ایجاد کیا تھا تھامس ایڈیسن نے، اور 1913 کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی 1913 میں بنائی تھی. وہاں پہ جو میئر تھا اس کا نام تھا سیٹھ ہرچند رائے. وہ بلب لے کے آیا تھا، اس خطے میں پہلا بلب تھا، اس لیے اس کو ہم روشنیوں کا شہر کہتے تھے اس وقت. تو روشنیوں کے شہر سے اب کیا ہو گیا، بدبودار شہر آپ نے کہا کہ جہاں پہ جائیں. دیکھیے اس وقت آپ 24 بلین کی بات کر رہے ہیں، 24 ارب کی بات کر رہے ہیں. سندھ کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ 700 ارب روپے کا ہے. 700 ارب روپیہ کہاں جاتا ہے، کہاں خرچہ جاتا ہے؟ تو یہ صرف کراچی شہر اس وقت کوئی 15,000 ٹن
सॉलिड वेस्ट पैदा कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। 3 ट्रीटमेंट प्लांट लगे, तीनों की तीनों बंद हैं, तीनों की तीनों में कमीशनें खाई गई होंगी, इसलिए वो बंद पड़े हुए हैं। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारी की सारी हम समुद्र में फेंक देते हैं। इतनी मेडिकल वेस्ट है, जितने अस्पताल हैं जो हैं उनको ट्रीट करने का कोई तरीकाकार वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। तो मामला वही है कि ये हुकूमत ने काम करना था। और फिर मुझे एहतशाम साहब याद आते हैं, वो जनरल नकवी साहब थे जिन्होंने वो लोकल गवर्नमेंट बनाया था, और उनके साथ दानियाल अजीज हैं जी नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो। और वो जो कानून लोकल गवर्नमेंट का दे के गए थे, उसके बाद जितनी सियासी जमातें आई उन्होंने उस कानून का बेड़ा गर्क करके, जैसे दोनों पार्टियों ने मिलकर ये लोकल बॉडी गवर्नमेंट खत्म की और फौरन आते इन कमिश्नरी निजाम बहाल किए उन्होंने। उन्होंने लाइटर नोट सलमा, मैं तो जब गया था मुझे याद है एक्सेलसियर क्लब था वहाँ पे, ताज क्लब था, दुनिया जहाँ की नेशनैलिटीज वहाँ आती थी, खाना पीना घूमना, वो वाकई आपको लगता था कि आप किसी और जगह पे आ गए। दुनिया वैसे ही आपको बहुत पसंद है। चले मैंने कहा चले एनीवेज, हमारा अभी गजा का टॉपिक क्योंकि रहता है, बहुत कम वक्त है। जुल्फकार साहब मुख्तसर कमेंट कीजिएगा, अभी जो 80 लाशें बरामद हुई हैं, इंसानी आज़ा बरामद हुए हैं, जंग की आड़ में इसराइली फौज कर क्या रही है? देखिए जी, वहाँ पे जो करबला का मंजर पूरी दुनिया ने देखा, एक जालिम था, एक मजलूम था, और मजलूम के लिए जिन लोगों को खड़े होना था वो बदकिस्मती से खड़े नहीं हुए। हम सब लोग बातें तो करते रहे, मुस्लिम कंट्रीज के हुक्मरान भी बातें करते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली वो बेचारे जो मजलूम थे उन पे गुजर गई, जो गुजरनी थी उन पे गुजर गई। बच्चों के लाशें भी उन्होंने उठाए, और आज जिस तरह लाशों की बेहुरमती होती हुई हमने कैमरे की आंख से देखी है, ये तो बस अल्लाह मियाँ के पास अब अल्लाह की अदालत में ये केस चला गया, और वो बच्चे वहाँ पे ये इल्तिजा कर रहे हैं, वो खवातीन इल्तिजा कर रही हैं, वो बेवा इल्तिजा कर रही हैं, वो बच्चियाँ कर रही हैं। बस इसके अलावा तो मेरे ख्याल में कोई हल नहीं कि अल्लाह ताला रहम फरमाए उन लोगों पर। डॉक्टर साहब, कभी माजी में ऐसा हुआ था जो अब हो रहा है गजा में? सलमा, 3-4 चीजें ऐसी हैं जो शायद इंसानी तारीख में पहले ना हुई हो। यूनाइटेड नेशंस का एक इंडेक्स है IPC कहलाता है कि खुराक की कितनी किल्लत है, वो इन्होंने गजा के हवाले से जो 22 लाख लोग रहते हैं उसमें फेज 3 में डाल दिया है। ये इन्होंने पहले कभी अपनी तारीख में नहीं किया। और वो कहते हैं कहत सदा इलाका हो रहा है, कहत सदा इलाका फेज 3 में चला गया। दूसरा, आप सोचिए कि 81 दिन आज हो गए हैं जंग शुरू हुए, और 81 दिनों में 21,000 जानें ज़ाया हुई हैं, और उसमें से 70% जो हैं वो बच्चे और ख़वातीन हैं। शायद जंग में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। जंग होती है उसमें मर्द ज़्यादा मर्द, तो यहाँ पे 70% आपके बच्चे जो हैं और ख़वातीन हैं वो मारे गए। पिछले 24 घंटे का रेट मैं देख रहा था, 24 घंटों में 100 बम फेंके गए, यानी कि हर घंटे में लगभग 4 से 5 बम। अभी ये मैं पिछले 24 घंटों की बात कर रहा हूँ, तो ये कुछ रिकॉर्ड हैं जो शायद ये पहले कभी नहीं हुआ था। अनवर साहब, मुख्तसरन अभी कहा यह जा रहा है कि हमास इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, और इजरायली फोर्सेस अब डर रही हैं, अब मजीद उनकी सलाहियत भी नहीं, ज़हनी तौर पे भी कैपेसिटी भी कम हो चुकी है। सलमा, ये बात नहीं है। देखिए ना, डर क्या, डरना तो फलस्तीनियों को चाहिए जिन पर जुल्म हो रहा है। देखना, इजरायली फोर्सेस ने अपना वो काम जो करना था कर लिया। हम हमेशा कहते थे, आपको याद है पहले दिन से, आज 81वां रोजा है कि नस्ल खुशी की जा रही है ना, तो कौन सा डर और कौन सा खौफ रह गया है? खवातीन और बच्चे वहां पर ज्यादा शहीद हो रहे हैं। जैसे पहले स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, उस तरह नहीं, ऐसा नहीं है। देखना, मैं आपको चूंकि वक्त कम है ना, ये अमेरिका के मुंह पर तमाचा है जो इंसानी हकूक का अलम बरदार बनता है और अपने मफादात की खातिर वहाँ पर इख्तियार कर लेता है जहाँ पर जुल्म सितम होता है, और जहाँ वो चाहता है वहाँ पर वो आवाज बुलंद कर लेता है। देखिए, नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसका निक नेम बीबी है, वो उसने कल बयान दिया है कि ये जंग अनइंटरप्रेटेड पीरियड के लिए जारी रहेगी। उसके अहदाफ अपने हैं। फार राइट वहाँ जिस पार्टी के साथ वो खड़े हैं, वो कहती थी 2 नेशन सोल्यूशन हम नहीं मानते। अब मुसीबत अमेरिका के लिए है और यूरोप के लिए है, लेकिन इस वक्त जितनी बेइसी और मुनाफकत है, मैंने वेस्ट और अमेरिका में नहीं देखी कि इतनी मौतें और बच्चे सिलक मर रहे हैं जिस तरह दिखाए जा रहे हैं। इतनी बेइसी और मुनाफकत कभी पहले नहीं थी जो अब नजर आती है। पर इनका नाजरीन, वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।